महादेव। हाय फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास दूसरे भाग शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए भारत और उसके शासकों के समग्र इतिहास को समझना आवश्यक हो जाता है। इस देश के इतिहास की व्यापक समझ हासिल करने के लिए कई सुल्तानों के बारे में गहराई से जानना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्णदेवराय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और इसका पतन कैसा हुआ जानना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान देश को आकार देने वाले राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता की पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखले महाराष्ट्र के पूरे कोंकण क्षेत्र को कवर करते हैं, जबकि दूसरी तरफ पवित्र दंडकारण्यम है, जिसे श्री सीताराम लक्ष्मण के चरण स्पर्श से आशीर्वाद मिला था। जहाँ श्री राम स्वामी टहलते थे, वहाँ उस दंडकारण्यम में आश्रम स्थापित किए गए। ये आश्रम धीरे धीरे गांवों में बदल गए, कृषि के सबसे उपजाऊ भूमि समृद्ध शहरों में बदल गए। यादव वंश के राजाओं ने इन दंडकारण्यम में अपने राज्य स्थापित किया और उन्होंने अपने राजधानी देवगिर शहर बना के राज्य पर खुशी से शासन किया। 720 AD में मुस्लिम राजा ने पहले बार पारसी से भारत में प्रवेश किया और एक छोटे राज्य स्थापित किया। 1206 के आसपास टर्की से मामूलिक वंश के एक मुसलमान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में पहले सुल्तान का स्थापना की। इस मामूलिक राजवंशों ने 1290 तक शासन करना जारी रखा। 1280 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी ने मामूलिक साम्राज्य में एक छोटे अधिकारी के रूप में शुरुआत की और कुछ ही समय में सेना में एक उच्च पद तक पहुंचे। समय के अवधि में राजा बहुत बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने तुरंत युवराज कुमार को राजा के रूप में ताज पहनाया। ये मंत्री हमेशा जलालुद्दीन खिलजी के साथ विवाद में थे। उन्होंने उसे नया राजा के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया और हत्यारों को खिलजी को मारने के लिए नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी ने मामले की जानकारी होने पर राजा और मंत्रियों को मार डाला और 1290 में खिलजी साम्राज्य का स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को बचपन से ही पाला था। अपने बेटी का हाथ अपने भतीजे को शादी में दिया और अलाउद्दीन खिलजी को कानपुर क्षेत्र पर कमान सौंपी। अलाउद्दीन खिलजी का नजर अत्यंत वैभवशाली देवगिर पर पड़ा। उसने देवगिर साम्राज्य को लूटने का निश्चय किया। उस समय देवगिर पर राजा रामदेव राय का शासन था। यह क्षेत्र जिसने सैकड़ों वर्षों से कोई युद्ध नहीं देखा है, राजाओं द्वारा पूजा और पुरस्कार के लिए उपयोग किया जा रहा था। राजाओं ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करना और त्वरित संदेश भेजने का प्रणालिका बनाना भूल गए। युवराज शंकर देव सेनापति के रूप में कार्य करते हुए 30,000 घोड़सवारों के सेना के साथ तीर्थयात्रा पर गए। जासूसों के माध्यम से यह जानकर यह एक अच्छा समय सोचकर खिलजी 8,000 घोड़सवारों के साथ देवगिर राज्य को लूटने के लिए निकल पड़े।
यह बहुत छोटी सेना है। देवगिरी सेना 30,000 से अधिक है, लेकिन राज्य प्रशासन खराब समन्वयित है और मुख्य रूप से राज्य सुरक्षा की तुलना में पूजा और तीर्थयात्रा पर केंद्रित है। इस गलती ने भारत में भविष्य मुसलमान राजाओं का आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। त्वरित संदेश भेजने का प्रणाली कमी के कारण जब तक खिलजी राजधानी से 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं था, तब तक देवगिरी राजा को खिलजी के हमले की भनक तक नहीं था। आखिरी समय में खिलजी के हमले के बारे में पता चल गया था। देवगिरी राजा के पास शेष 4,000 सैनिकों के साथ खिलजी पर हमला करने और राजधानी से 2 किलोमीटर बाहर युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। भले ही देवगिर के सैनिक प्रचंड वीरता के साथ लड़े, देवगिर के सेना भीषण खिलजी सेना से हार गए। उस युद्ध में अनेक देवगिर सैनिक मारे गए। राजा सभी को किले में ले गए और तुरंत उसके द्वार बंद कर दिया। खिलजी बहुत परेशान था, क्योंकि उसके पास किले की दीवार को गिराने के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने महसूस किया कि यदि राजकुमार तीर्थयात्रा के दौरान अपनी सेना के साथ वापस आए तो उन्हें परेशानी होगा। इसीलिए खिलजी ने बहादुरी होने का नाटक किया और दावा किया कि वे सिर्फ स्काउट थे जो जांच करने आए थे और मुख्य सेना जल्दी ही और सैनिकों के साथ दिल्ली से पहुंचेगी। उन्होंने किले के रहने वालों से बातचीत करने और अपने राज्य को और नष्ट होने से रोकने के लिए शांति संधि करने का आग्रह किया। देवगिर के राजा ने किले में राजकुमार के आगमन की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। अचानक राजा को खबर मिला कि किले के गोडाउन में व्यापारियों ने गलती से अनाज के बजाय नमक जमा कर दिया। राजा इस बारे में अनिश्चित था कि सेना और अनाज को कैसे संभाला जाए। इसीलिए राजा रामदेव राय ने तुरंत हार मान ली और खिलजी को भारी मात्रा में दंड देने के लिए तैयार हो गए और युद्ध विराम कर दिया। ठीक उसी समय राजा को संदेश मिला कि युवराज अपनी सेना के साथ देश के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं। रामदेव राय ने तुरंत अपने बेटे को संदेश भेजा, मैंने पहले ही खिलजी के साथ सुलह कर लिया है और तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे दिल्ली से एक बड़ी सेना आ रहा है। लेकिन राजकुमार ने खिलजी का सामना करने का फैसला किया है। खिलजी को गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि युवराज आ रहा है। खिलजी ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु या विजय का निर्णय होना चाहिए, लेकिन खिलजी एक धूर्त लोमड़ी की तरह है। उसने अपनी सेना में 1,000 योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया और बाकी सेना के साथ युवराज के खिलाफ युद्ध करने चला गया। युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत भारी देवगिरी सेना खिलजी की सेना को कुचल रही थी। ऐसे समय में जब हार निश्चय था, खिलजी द्वारा पीछे छोड़े गए 1,000 सैनिकों ने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचे। सभी दौड़ते हुए घोड़ों के साथ धूल उड़ते देखकर देवगिर के सेना ने मान लिया कि दिल्ली से एक बड़ी सेना आ रही है और वे हिम्मत हार कर भाग गए। युवराज भी वहां से भाग गया। खिलजी का जीत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने किले की देरबंदी करने के लिए वापस लौटा। उन्होंने राज्य को बचाने के लिए प्रस्तावित शर्तों पर सहमति व्यक्त की। उन दिनों बर्तनों में मापन किया जाता था। एक बर्तन 18 किलो के लिए माप है। समझौता के अनुसार देवगिरी राज्य खिलजी को 600 बर्तन सोना, 7 बर्तन मोतिया, 2 बर्तन हीरे, 1,000 बर्तन चांदी, 4,000 टन रेशमी भेंट किया गया। इसके अलावा खिलजी महिला साथी के लिए बेकाब इच्छा से पीड़ित होने के कारण रामदेव राय की बेटी से शादी की
और उसे अपने साथ ले गया। मानो इतना ही काफी नहीं था, देवगिरी साम्राज्य को खिलजी सेना का दिल्ली से आने जाने का खर्च वहन करना पड़ा। साथ ही हर साल देवगिरी राज्य को दिल्ली के सुल्तान को कर देना पड़ा था। इसी खिलजी ने बाद में चित्तौड़ किले पर हमला किया और इस घटना की चर्चा अगले भाग में की जाएगी। कुछ समय बाद राजा रामदेव राय ने खिलजी को संदेश भेजा कि उनका बेटा कर चुकाने से इनकार कर रहा है। तुरंत खिलजी ने अपने सेनापति मालिक कफूर को बुलाया और उसे युद्ध में देवगिरी सेना को हराने और राजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मालिक कफूर और युवराज के बीच जमकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मालिक ने युवराज शंकर देव को पराजित किया। उसने देवगिरी का पूरा खजाना लूट लिया। राजा रामदेव राय को कैद कर लिया। उन खजानों को लेकर मालिक कफूर दिल्ली पहुंच गया। खिलजी ने राजा रामदेव राय को 6 महीने तक जेल में रखा और अंत में हर साल कर देने के लिए राजी होने के बाद उन्हें देवगिरी भेज दिया। युवराज शंकर देव पर लज्जा की भारी बोझ था। उस समय खिलजी की सेना ने आंध्र प्रदेश की राजधानी वारंगल पर भी कब्जा कर लिया था। 1309 में राजा रामदेव राय की मृत्यु हो गई और शंकर देव राजा बने। उन्होंने खिलजी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और कर देना बंद कर दिया। गुस्से में खिलजी ने मालिक कफूर को आदेश दिया कि वह देवगिरी को और न बख्शे। देवगिरी के सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, देवगिरी के साम्राज्य को हमारे देश में मिला दे और वहां एक जम्मा मस्जिद का निर्माण करे और उस राज्य के प्रशासन की देखरेख करे। मालिक और शंकर देव वापस लड़े और उस लड़ाई में मालिक ने शंकर देव की सर काट दिया और युद्ध समाप्त कर दिया। कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी लिवर की समस्या के कारण मृत्युशयी पर था। उस समय मालिक कफूर को दिल्ली बुलाया गया था। मालिक कफूर महाराष्ट्र में अपनी सेना छोड़कर दिल्ली पहुंचा। यह सोचकर कि यह एक अच्छा समय है, राजा रामदेव राय के दामाद हरफल देव ने मालिक के सेना पर हमला किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। उन्होंने देवगिरी पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु दिसंबर 1316 में दिल्ली में हुई थी। राज्य पर कब्जा करने के लिए एक राक्षसी योजना को अंजाम देने के लिए खिलजी के बेटों को अंधा कर दिया गया था। इसके अलावा खिलजी की पत्नी जो देवगिरी राजा रामदेव राय की बेटी थी और उनके 6 साल के बेटे शहाबुद्दीन दोनों को मारा गया था। यहाँ तक कि मालिक कफूर जो खिलजी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था उसे भी मारा गया। कुतुबुद्दीन मुबारक खान खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान पर अधिकार कर दिया। उन्होंने स्वयं देवगिरी मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया और 1318 में देवगिरी सेना के साथ युद्ध में उतरे। उस युद्ध में सुल्तान ने राजा रामदेव राय के दामाद हरफल देव को जीवित पकड़कर देवगिरी किले के द्वार पर बांधकर उसे जिंदा काल उतारने का आदेश देकर अपने राक्षसी गुण दिखाया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र और डेक्कन क्षेत्रों में भी संतों और पंडितों को पुरस्कार के रूप में मार दिया गया। मुबारक खान खिलजी ने 1320 तक शासन किया। 1320 से 1347 तक दिल्ली पर तुगलक सुल्तानों का शासन था। नजीरुद्दीन इस्माइल शाह, जिन्होंने इस तुगलक सुल्तानों के अधीन डेक्कन क्षेत्र के कमांडर और गवर्नर के रूप में काम किया, वे 1347 में सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह बहमन शाह ने ले ली। बहमन शाह ने दिल्ली सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया और हसनबाद को अपने राजधानी के रूप में चुनकर अपने स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना की। यह राज्य बहमनी सुल्तान है। बहमन शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह ने उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद शाह क्रूरता में राक्षस है। एक बार उन्होंने तेलंगाना के राजा
विनायक देव को युद्ध में पकड़ लिया और उनका गला काट दिया। उसे वेलिंगपट्टनम किले के ऊपर से नीचे आग में जिंदा फेंक दिया। वह लोगों को मारने में राक्षसी आनंद लेता था। उसने आधोनी क्षेत्र में 17,000 लोगों को मार डाला। इतिहासकारों का कहना है कि बाद में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कर्नाटक के बाहरी इलाके में बेशुमार लाखों लोगों के नरसंहार की वकालत की थी। उसने हर मंदिर में तोड़फोड़ की। उसके बाद आने वाले सभी बाहमनी सुल्तान स्त्री और शराब के आदी हो गए। बाहमनी सुल्तानों में एक सुल्तान ने देश भर से खूबसूरत लड़कियों को ले आया और उन सभी से शादी की। इस प्रकार सुल्तान ने हजारों महिलाओं से विवाह की और उनके साथ हमेशा शराब में डूबे रहने के लिए एक विशाल हवेली का निर्माण किया। इस बाहमनी सुल्तानों में से अंतिम सुल्तान मोहम्मद शाह बाहमनी II थे। ये 1482 में सुल्तान के रूप में शासन करने आए थे। उन्होंने राज्य प्रशासन का पालन नहीं किया और शराब की लात में अपने जीवन व्यर्थ किया। राज्य के प्रशासन की देखरेख 5 सेनापति करते थे। 1518 में इन 5 सेनापतियों ने स्वयं को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस प्रकार राज्य को 5 राज्यों में विभाजित किया गया। अहमदाबाद निजाम शाही सुल्तान, बीदर सुल्तान, बेरर सुल्तान, बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान और गोलकोंड में कुतुब शाही सुल्तान स्थापित हुए। सिंगय नायक III, जो डेक्कन होयसला क्षेत्र में दिल्ली सुल्तानों के अधीन एक कमांडर के रूप में सेवा कर रहे थे, वे दिल्ली सुल्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की और होयसला साम्राज्य का स्थापना की। इस होयसला साम्राज्य में हरहर प्रथम और बुक्कराय प्रथम नामक 2 सेनापति थे। दावा किया जा रहा है कि दोनों तेलुगु या कर्नाटक से है। हरहरा और बुक्कराया ने मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य की स्थापना के बाद हरिहरा ने तुंगभद्र नदी के दक्षिण के पूरे क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। 1374 में हरहरा के बाद बुक्कराया ने राज्य का सुरक्षा संभाला। आरकोट देश कोंडविट साम्राज्य मदुरै सुल्तान को हराया और गोवा पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा राजधानी को अनिकोडी से विजयनगर स्थानांतरित कर दिया। राजधानी के स्थानांतरित के कारण राज्य को आक्रमण से बचाना तथा उत्तर भारत देश पर आक्रमण करना आसान हो गया। देवराय II के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का श्रीलंका और बर्मा साम्राज्य में विस्तार हुआ। उसके उत्तराधिकारी द्वारा बाहमनी सुल्तानों के साथ युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया। आखिरकार 1407 में राजा विरूपाक्षराय II ने खराब शासन किया। वे बाहमनी सुल्तान को अपने राज्य के अधिकांश हिस्सा सौंप दिया। उन्होंने अपने जीवन विलासत के लिए समर्पित किया। विजयनगर साम्राज्य में विद्रोह असहिष्णुता में बदल गए। विरूपाक्षराय की मृत्यु के बाद विजयनगर के सेनापति सुलभ नरसिम्हा ने विद्रोह किया और राज्य पर अधिकार कर लिया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने बाहमनी सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़े और कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। नरसिम्हन की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने 2 युवा पुत्रों को अपने सेनापति नरसन नायक के संरक्षण में छोड़ दिया। इस नरसन नायक ने दुश्मन के हमले से राज्य को प्रभावी ढंग से रक्षा की। उसने विद्रोहों से राजकुमारों का रक्षा भी की। 1503 में नायक के बेटे वीर नरसिम्हा ने राजकुमार को मार डाला और विजयनगर सिंहासन पर चढ़ गया। राजा होते हुए भी देश में और अधिक विद्रोह होने लगा। साथ ही बाहमनी सुल्तानों का आक्रमण भी होने लगा। यह महसूस करते हुए कि स्थिति बिगड़ता जा रहा है, नायक के दूसरे बेटे श्री कृष्णदेवराय ने 1509 में सिंहासन पर चढ़ाई की। उनका शासनकाल विजयनगर के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने विद्रोहों को कुचल दिया
और विजयनगर को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। अपने समय के दौरान उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़े और बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया। श्री कृष्णदेवराय ने रायचूर, गुलबर्गा पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का विस्तार ओडिशा तक हुआ। 1529 में श्री कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अच्युत देवराय राजा बने। 1542 में अच्युत देवराय ने अपने अंतिम दिनों में अपने भतीजे को राजा घोषित किया और राज्य का प्रशासन श्री कृष्णदेवराय का दामाद अलिया रामराय के हाथ में दे दिया। अलिया रामराय ने युवराज कुमार को पकड़ लिया और उसे कैद करके खुद को राजा घोषित कर दिया। उसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम योद्धाओं को शामिल किया और 5 सुल्तानों के भूमि पर चढ़ाई की। 5 सुल्तान जो रामराय से चिढ़ गए थे, वे अंत में विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण करने का निर्णय लिया। 5 सुल्तानों ने रामराय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। इन सेनाओं के बीच तालिकोट में युद्ध हुआ। इस लड़ाई को हमने इतिहास में तालिकोट की लड़ाई के नाम से पढ़ा था। सुल्तान के 5 लाख सेना का सामना रामराय के 10 लाख सेना से हुआ। हालांकि सुल्तान के पास सबसे आधुनिक हथियार थे। रामराय की सेना ने लड़ाई में बढ़त हासिल की। जब रामराय ने सोचा कि युद्ध जीत जाएगा, तो उनके 2 मुस्लिम सेनापति ने अपनी पीठ मोड़ ली और रामराय को पकड़ लिया और उसे सुल्तानों को सौंप दिया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने तलवार से रामराय की सर काट दिया। रामराय के सर को एक छड़ी से बांध दिया गया और शहर के चारों ओर घुमाया गया। विजयनगर की सेना अपने राजा की हालत देखकर हिम्मत हार गए और भाग गए। इस प्रकार विजयनगर लड़ाई हार गए। 1574 में अहमदाबाद के निजाम शाही सुल्तान ने जीत लिया था। इसके अलावा 1619 में बीदर सुल्तान पर बीजापुर सुल्तान का कब्जा था। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में डेक्कन में 5 सुल्तानों के स्थान पर केवल 3 सुल्तान रह गए। अहमदाबाद के निजाम शाही सुल्तान, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान और गोलकोंड के कुतुब शाही सुल्तान रह गए। उत्तर भारत मुगल साम्राज्य के शासन के अधीन था। इस समय आप समझ पाएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी के राजगद्दी पर बैठने से इस सुल्तानों का क्या हुआ। यह भाग यही समाप्त होगा और हम आपसे एक दिलचस्प अगले भाग के साथ मिलेंगे। अलविदा मित्रों।